मशहूर कहावत है, कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। उस तरह आज के दिन पेरिस चल रहा है, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन चाइना जाके बैठे हुए हैं। पेरिस जो कि एक वक्त अपनी खूबसूरती की वजह से माना जाता है और सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो आज के दिन गार्बेज के अंदर लथा हुआ है। उसके अलावा अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी जगह पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी डिस्टर्ब हुई हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हुआ है। और जो फेमस प्लेसेस हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट की वजह से इतनी हंगामा आराई हो चुकी है कि वहाँ पर आम टूरिस्ट का जाना भी मुश्किल है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो टाउन हॉल्स लाए जा रहे हैं। तकरीबन 13 से 15 लाख लोग फ्रांस के गलियों के अंदर और रोड्स के ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह पर पुलिस और प्रोटेस्टर के दरमियान क्लैश भी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी गई हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और काफ़ी जगह पर पुलिस वाले भी हमें ज़ख्मी नज़र आए हैं। बहुत सारी जगह पर रेलवे भी बैन कर दी गई है। तो उसके अलावा किंग चार्ल्स ने भी आना था और उन्होंने भी इनकार कर दिया है फ्रांस के अंदर होने वाले एहतजाजों को देखकर। सो आज के दिन हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़्रांस के अंदर एहतजाज किस बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, उनका रेशनल क्या है। तो क्या हुकूमत ठीक है या प्रोटेस्टर ठीक हैं, या दोनों ही ठीक हैं, या इसका इफ़ेक्ट जो है वो बाकी दुनिया के ऊपर कैसे पड़ेगा। फ्रांस के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट जो हैं वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तसलसल है पिछले 25 साल की स्ट्रगल का। मैं हूँ सामा अहमद, और अगर आपको जियो पॉलिटिक्स के अंदर और करंट अफेयर के अंदर इंटरेस्ट है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये वीडियो मज़ीद पहुँच सके। साथ साथ इस बिल की वजह से तकरीबन 2 दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट इमैनुअल मैक्रोन की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ चुकी है। नाकाम हो गई है अलग बात है, लेकिन इसकी वजह से मैक्रोन की अपनी हुकूमत भी ख़तरे के अंदर है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो ही क्यों रहा है। अब होता है कि इमैनुअल मैक्रोन पेंशन रिफॉर्म बिल लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 से बढ़ाकर 64 कर दी जाती है। 2 साल एज को बढ़ाने की वजह से पूरा फ्रांस जो है वो हिल जाता है और प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 2 साल ही इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और इसकी रेशो क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फ़्रांस एक वेलफेयर स्टेट है, जबकि अमेरिका जो है एक नॉन वेलफेयर स्टेट है। नॉन वेलफेयर स्टेट में ये होता है कि पेंशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत कम होता है और बहुत कम लोगों को जो है वो पेंशन दी जाती है। अगर दी भी जाती है तो उनके अपने ही टैक्सेस से दी जाती है। लोगों का टैक्स का पैसा जो है वो पेंशन के ऊपर वेस्ट नहीं किया जाता। कि पाकिस्तान, फ्रांस ऐसे कंट्रीज़ के अंदर पेंशन का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्रांस के अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो 62 रखी गई है। उसके अलावा जो इंटेंसिव लेबर किस्म की जो जॉब्स हैं, जैसा कि नर्सिस हैं, पुलिस वगैरह है, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 57-58 के ऊपर मौजूद है। और हम ग्लोबल रेशो देखते हैं और ग्लोबल एवरेज देखते हैं तो वो 64% है। जिस तरह हमें साथ ही जर्मनी है तो उन्हें 64 नज़र आती है, इटली के अंदर 70 नज़र आती है। इवन यूएसए के अंदर भी 67 ईयर जो है वो एज अ रिटायरमेंट एज जो है वो रखी गई है। वो पाकिस्तान के अंदर भी 63 से 64 ईयर तक रिटायरमेंट एज ही चलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलरेडी फ्रांस के अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो बहुत कम है। उसके अलावा वहाँ पर हर साल ऑन एवरेज हर महीने 1400 यूरो जो है वो दिए जाते हैं हर पर्सन को एज अ पेंशनर। इस तरह फ्रांस के अंदर हर साल 136 बिलियन डॉलर, जो कि तकरीबन पाकिस्तान की जीडीपी का हाफ बनता है, उतने पैसे और तकरीबन 13% ऑफ देयर होल जीडीपी जो है वो सिर्फ पेंशन के अंदर दी जाती है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट पेंशन के लिए रखी जाती है फ्रांस के अंदर ऑलरेडी तौर पर। इस ग्राफ को ज़रा गौर से देखिए। इस ग्राफ के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह फ्रांस की जो आबादी है वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो रही है। 40% से ज़्यादा जो आबादी है वो तकरीबन 40% तक है, यानी कि 40% आबादी जो है वो 40 साल से बड़ी है। और 2030 या 40 के बाद से तकरीबन फ्रांस की 40 से 50% आबादी कम्प्लीटली तौर पर पेंशन के ऊपर आ जाएगी और इस तरह ये मुल्क कम्प्लीटली डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पेंशन को पे करते करते। इसके अपोजिशन में अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो तकरीबन 0.3% है। मतलब कि इससे मुराद है कि तकरीबन हर 3 जोड़े में एक बच्चा है। और डिस्प्लेसमेंट रेट जो होता है वो तकरीबन 2.1% होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह उनकी आबादी बहुत कम रह जाएगी और बूढ़ी आबादी जो है वो डोमिनेट कर जाएगी और इस तरह उनका मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन बाकी कंट्री से देखते हैं, जिस तरह अभी आप पाकिस्तान का डेमोग्राफिक ग्राफ देखते हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बड़ी अमाउंट जो है वो यंग है और पीछे से डिस्प्लेसमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और 2.4% के हिसाब से कंट्री ग्रो कर रहा है। तो एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो रहेगी और कभी भी जो बूढ़ी आबादी है वो यंग से ज़्यादा नहीं होगी। अब इन तमाम चीज़ों का बेस बनाते हुए मैक्रोन ने 2 साल बढ़ाने की कोशिश की है। मैक्रोन के मुताबिक इस बिल की वजह से 2 साल जब बढ़ाया जाएगा तो उसकी वजह से हुकूमत को तकरीबन 19 बिलियन डॉलर जो है वो फ़ायदा होगा इससे। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे एक शख्स काम करता है तो वो टैक्स भी पे कर रहा होता है और इकॉनमी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ एक बंदा जब बूढ़ा हो जाता है और पेंशनियर हो जाता है
तो ना तो वो ये कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, बल्कि हुकूमत के ऊपर बर्डन ही होता है। जबकि जो दूसरा स्टैंड है वो ये है कि जब एक बंदा काम कर रहा है तो उसकी वजह से वहाँ के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो जॉब्स नहीं होंगी। तो इसलिए जो लेबर यूनियंस के लोग हैं और बाकी यूनियंस के लोग हैं वो इस चीज़ को बेस बनाते हैं कि हमारी जो वर्किंग कैपेसिटीज़ हैं और जो हमारी पे स्केल है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा फ्रांस के अंदर एक सिस्टम है कि जो यूथ है वो पे करती है टैक्सेस, और उस टैक्सेस के अमाउंट जो है वो पेंशन के अंदर जाती है। तो इस तरह बहुत से यंग लोग ये फील करते हैं कि अब तो वो पैसा पे कर रहे हैं तो वो 2 साल ज़्यादा काम क्यों करें पेंशन लेने के लिए। आखिर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पैसे दिए हैं, टैक्स दिए हैं, जिसकी वजह से बूढ़े लोगों को जो है वो पेंशन मिलती रही है। अब जब उनकी बारी आई है तो एज बढ़ा दी गई है। गवर्नमेंट ने इवन ये भी लालच दिया है कि तकरीबन हम 100 यूरो हर पर पर्सन जो पेंशन है वो बढ़ा देंगे, लेकिन लोगों का फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ। और ये कोई आज की स्ट्रगल नहीं है, बल्कि 25 साल से ये स्ट्रगल चल रही है। ये 95 के अंदर प्रेसिडेंट चिराग ने कोशिश की थी कि वो किसी तरीके से पेंशन रिफॉर्म जो है वो लेके आ सकें। तो 2010 के अंदर हमें नज़र आया था जब 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी, और उसके अंदर भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन 2020 के अंदर इमैनुअल मैक्रोन ने जब कोशिश की थी कि वो इसको इम्पोज करें तो देन भी हमें एक प्रोटेस्ट देखने नज़र आया था। देन इवेंचुअली 2023 के स्टार्ट के अंदर इन्होंने ये बिल लेके आए। अब हुआ ये था कि इनकी अपनी पार्टी जो है वो हुकूमत मेजॉरिटी जो है वो लूज़ कर चुकी है। तो इन्होंने एक स्पेशल आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल किया है, जिसके मुताबिक एग्जेक्टिव बग़ैर वोटिंग कराए इस बिल को पास कर सकता है। मतलब कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि बिल असम्बली के अंदर आता है, असम्बली में वोट्स होते हैं तो वो पास होता है, लेकिन इस आर्टिकल के तहत इनके प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर्स होती हैं कि बग़ैर वोटिंग करवाए वो इस बिल को इम्पोज कर सकता है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग करवा दी, जिसकी वजह से आज के दिन 65% लोग ये चाहते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन को हटा दिया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इस वजह से प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो आई थी, जिसके अंदर इन्हें 287 वोट चाहिए थे, लेकिन 278 वोट मिले। तो नो वोट ना मिलने की वजह से उनकी गवर्नमेंट बाल बाल इन तमाम चीज़ों के अलावा इन्फ्लेशन का रोल भी बहुत ज़्यादा है। पिछले कई सालों से जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद यूक्रेन रशिया वार हो गया। यूक्रेन रशिया वार की वजह से ऑयल प्राइसेस सोर अप किए हैं। इसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो इन्क्रीज़ हुई है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के अंदर भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो 6.5 पे चली गई है। उस इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं। और प्रोटेस्टर्स का कहना ये भी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये एक औरत है जो इमैनुअल मैक्रोन से ये क्वेश्चन कर रही है कि क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि एक 64 साल नर्स जो है वो आपको उठा के लेके जा रही हो। मतलब बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर बहुत इंटेंसिव वर्क चाहिए होता है, जिस तरह नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, फायर फाइटर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल लेबर करते हैं। तो उनके लिए 2 साल एज बढ़ाना जो है वो बहुत मुश्किल है। जबकि इसके मज़ीद अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं कि ये आम तौर पर जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाएं, यानी कि जो रिचेज़ हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाएं, बजाय इसके कि पेंशन एज को बढ़ाया जाए। फिर उसके अलावा ये आर्गूमेंट काफ़ी हद तक जो है वो नॉन फ्रॉड इसलिए नज़र आता है कि जैसे ही पेंशन मिलती है तो वो लोग स्पेंड करते हैं। जिस तरह रिसेंटली रियल स्टेट जो उनका इंडस्ट्री है वो बूम करके गई थी। क्यों करके गई थी? क्योंकि वहाँ पे पेंशनियर जो मिलती है उसको लोग अपनी हाउसिंग खरीदने के ऊपर खर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप रियल जो स्टेट जाइंट हैं उन्हें क्यों नहीं टैक्स करते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आर्गूमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वीडियो के इख्तिताम में मैं यही कहूँगा कि इससे हमें एक चीज़ का सबक मिलता है कि प्रोटेस्ट जो है वो फ्रांस के अलावा बाकी डेमोक्रेसीज़ का भी हुसन हुआ करती हैं। तो इस तरह इस प्रोटेस्ट से ये बात भी साबित होती है कि लोगों का गम और गुस्सा जो है वो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ को भी हिला सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस के अंदर तो एक प्रॉपर कल्चर भी है प्रोटेस्ट का, इसलिए नत नए तरीके जो हैं वो ईजाद किए जाते हैं। तो इससे ये भी चीज़ साबित होती है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे महंगाई होती है तो हम बाइक्स उठाकर जो पेट्रोल डलवाने पहुँच जाते हैं कि चलो जी हमारा महीना गुजर जाएगा, जबकि एहतजाज का कंसेप्ट बिल्कुल ही नहीं है। जबकि फ्रांस के अंदर हमें येलो वेस्ट मूवमेंट के अंदर भी यही नज़र आया था कि जैसे ही फ्यू सेंट जो है वो कीमत बढ़ाई गई थी फ्यूल की, लोगों ने रोड के ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दिया था। जबकि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को काफ़ी हद तक एंटी डेमोक्रेसी तस्वर किया जाता है कि आप एहतजाज करेंगे तो आप डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे डेमोक्रेसीज़ की एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एहतजाज किया जाता है। तो ये एक मेजर फ़र्क है जो पाकिस्तानियों को समझने की बहुत ज़रूरत है और इंडिया को भी समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर भी ये चीज़ देखने नज़र आई थी कि वहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट को कभी किसी चीज़ के साथ कभी किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा था, जबकि उनकी जो रियल डिमांड है उसे इग्नोर किया जा रहा है।